Hello, curious minds. Welcome to Nerdy Niche, the place where learning is fun, fast, and a little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon क्योंकि हर लेक्चर में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets, and the things you didn't know, you needed to know. So let's get into it. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. इस लेक्चर को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा व्हाट इज केमिस्ट्री. समझे आप? दैट मीन्स केमिस्ट्री हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है, केमिस्ट्री को क्यों पढ़ा जाए, केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री. हमें ये जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, बिना ये जाने कि व्हाट इज केमिस्ट्री आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते. अब आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी अभी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन देकर ग्रेड 11th में आए हैं. कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो आगे इस वीडियो को देखेंगे जब एग्जाम सर पर होंगे. उस समय भी आप जब तक इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझेंगे नहीं, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं सकते. इस सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है. जब कभी भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है. सबसे पहले आपको जो काम करना है अपने स्कूल लाइफ में 11th एंड 12th के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो, सबसे पहला रूल है रीड एनसीईआरटी. ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी को इग्नोर करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. एनसीईआरटी इवन दो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन का लेवल भी बहुत हाई हो चुका है, बट ऑल द एग्जामिनेशन फॉलो स्ट्रिक्ट सिलेबस फ्रॉम एनसीईआरटी, जो कि बहुत बेसिक चीज है. ठीक है, तो हम इसी के बेसिस पर स्टार्ट करते हैं आज हमारी पहली क्लास. सबसे पहले जब कभी भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री बुक में सबसे पहला स्टेटमेंट जो आपको दिया हुआ है फॉर अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री, दैट इज केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन. समझे आप? यानी केमिस्ट्री एक ऐसा साइंस है जो कि मॉलिक्यूल और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है. It is a science not so much of that 100 element but of the infinity variety of molecules that may be built from them. साइंस ये नहीं है जो कि 100 ऑफ एलिमेंट्स के बारे में है. ठीक है, बट ये जो बहुत सारी वैरायटी यानी इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो उन एलिमेंट्स को बनाते हैं, उनके बारे में है. अब हमें पता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट इज एटम, बट जब ये चीज बोली गई थी तब मॉलिक्यूल ही नोन थे. दैट्स व्हाई रोल्ड हॉफमैन स्टेट दिस स्टेटमेंट. ठीक है, अब व्हाट इज केमिस्ट्री, जो हमारा सबसे पहला सवाल था कि केमिस्ट्री क्या है. केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. ये क्या है? एक साइंस की ब्रांच है, ये हम पहले भी देख चुके हैं. That studies the preparation, property, structure and reaction of material substances. ठीक है, इसे हम कहते हैं केमिस्ट्री. यानी कि जो हमारे केमिकल सब्सटेंसेस की प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करती है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है और उनकी रिएक्शन के बारे में बात करती है, उसी ही सब्जेक्ट को हमने कहा है केमिस्ट्री. यानी केमिस्ट्री ज्यादा कुछ नहीं है, हमारे आसपास होने वाले मैटर की प्रॉपर्टीज है, उनका स्ट्रक्चर है, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं. इन्हीं से रिलेटेड फैक्टर्स को जब हम आगे पढ़ते हैं तो वो ही केमिस्ट्री के डिफरेंट एस्पेक्ट्स बनकर हमारे सामने आते हैं. अब यहाँ एक सवाल होता है कि व्हाई केमिस्ट्री वाज डेवलप्ड. सबसे पहला सवाल हर किसी बच्चे के दिमाग में जो आता है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के पहले, कि इस सब्जेक्ट को साइंटिस्ट को बनाने की जरूरत क्या थी. क्या जरूरत थी कि हमारा सिलेबस बढ़ाया, हमें इतना आगे पढ़ने के लिए पहुंचाया, है ना. साइंटिस्ट शांति से बैठ भी तो सकते थे. पर यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग बात आपको समझ में आएगी कि सबसे पहले जो केमिस्ट्री इवॉल्व हुई थी वो फिलोसोफर स्टोन के लिए हुई थी. यस, यू हर्ड मी राइट, पारस पत्थर. अगर किसी ने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन देखी है तो दे माइट नो इट वेरी वेल. सबसे पहला जो केमिस्ट्री ढूंढने का या केमिस्ट्री बनाने का रीजन था ना, वो यही था कि पीपल वांट टू बिकम इमॉर्टल. ठीक है, जैसे कि वोल्डेमॉर्ट को बनना था ना इमॉर्टल, वैसे ही लोगों को इमॉर्टल बनना था. इस वजह से उन्होंने फिलोसोफर स्टोन बनाने या ढूंढने के पीछे केमिस्ट्री के कई एस्पेक्ट्स को पढ़ा. यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स का क्रिएशन, अलॉय बनाना, पत्थरों को पढ़ना, ये सारी चीजें उस समय बनाई गई. किसको ढूंढने के लिए? फिलोसोफर स्टोन को ढूंढने के लिए, ताकि वो क्या बन पाए. एक तो इमॉर्टल, एलिक्सियर ऑफ लाइफ. ठीक है, दूसरा दे कैन कन्वर्ट एनी मेटल इनटू गोल्ड. दोनों ही चीजें, दैट मीन्स उनका दो ही मोटिव थे उन सभी के कि हमें एक तो अमर होना है और दूसरा
हमें हर चीज को सोने में बदलना है ताकि हमें किसी चीज की कमी ना रहे। इस एस्पेक्ट से अर्लियर टाइम में, यानी अर्ली टाइम्स जब केमिस्ट्री बनी थी, उस समय केमिस्ट्री का एवोल्यूशन हुआ। अब केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है, ठीक है, व्हाट इज केमिस्ट्री हमने पढ़ लिया, व्हाई केमिस्ट्री वाज डेवलप्ड ये भी हम समझ में आ गया। तो केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो किस किस से डील करती है, कंपोजिशन से, स्ट्रक्चर से, प्रॉपर्टी से एंड चेंजेस ऑफ मैटर से। इसी के आसपास मेरी सारी दुनिया घूमेगी, यानी मेरी दैट मीन्स केमिस्ट्री की सारी दुनिया इसी चीज से आगे ढूंढेगी। अब एप्लीकेशंस क्या है केमिस्ट्री के? केमिस्ट्री हमने चलिए मान लिया कि प्रीवियस टाइम में पढ़ी जाती थी इमॉर्टल होने के लिए, पर धीरे धीरे उससे जो चीजें बनकर सामने आई वो ही हमारी आज की डेट में एप्लीकेशंस हो गए। व्हाट आर एप्लीकेशन? एप्लीकेशंस आर रियल लाइफ यूजेस, ठीक है। एप्लीकेशंस को हम कहेंगे कि जो रियल लाइफ में यूज है, ठीक है, वो ही हमारे क्या है, एप्लीकेशंस है। अब एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ देखने मिलते हैं आपको केमिस्ट्री में? सबसे पहले ड्रग इंडस्ट्री में। दैट ड्रग नहीं जो भैया आजकल बच्चे यूथ लेता है ना, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। ड्रग इंडस्ट्री यानी किसी भी डिसीज को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होती हैं, दैट आर नोन एज ड्रग, ठीक है। तो ये ड्रग बनाने के लिए, दैट मीन्स हमारे किसी भी डिसीज को क्योर करने के लिए जो ड्रग्स बनाई जाती हैं उन्हें हम ड्रग इंडस्ट्री का पार्ट मानते हैं। कौन कौन सी ड्रग्स? जैसे कि सिस्प्लैटिन एंड टेक्सोल, ठीक है, ये कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, समझे आप, दैट मीन्स कैंसर थेरेपी के लिए यूज होते हैं। और एजिथ्रोमाइसिन ये किस लिए यूज होता है? एड्स पेशेंट के लिए, ठीक है, दैट मीन्स एड्स जो नॉन क्यूरेबल है उसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए हम AZT का यूज करते हैं, ठीक। सेकेंड यूज आ जाता है एग्रीकल्चरल यूज। ये हमने 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, किसी को याद हो तो, एग्रीकल्चर वाला फर्स्ट चैप्टर था, बहुत बोरिंग वाला है ना, कि वहां पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इनको बनाने के लिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट करने के लिए केमिस्ट्री का यूज होता है। इंडस्ट्रियल यूज में जैसे कि मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय बनाना, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से सेपरेशन करना, या फिर डायमंड को एक्सट्रैक्ट करना, ये इंडस्ट्रियल यूजेस हो गए, ठीक है। फिर आते हैं इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन, इन्वायरमेंट को रिस्टोर करना, मैनेजमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको मेंटेन करना एटमॉस्फेयर में, इनके बारे में जानना। कई सारे हमारे आसपास एप्लीकेशंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इवन दो व्हेन वी आर sitting in our households right now, then too a lot of chemistry is taking place even in your surrounding, ठीक है। खाना बनाने से लेकर आपके आसपास बैठने उठने, पेपर, लैपटॉप तक में केमिस्ट्री है, ठीक है। चलिए अब इस एस्पेक्ट से आगे बढ़ के हम सीधे जाते हैं कि केमिस्ट्री तो इतने सारे यूजेस होते हैं, पर हम केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कहाँ से करें? हम इसे स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर से, ठीक है। हमें यूजुअली पता है कि देयर आर मेजरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, है ना। सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है। इसके अलावा भी 2 हैं, दैट इज प्लाज्मा एंड बोर आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक। सॉलिड के बारे में सबको पता है, लिक्विड के बारे में सबको पता है, गैस के बारे में सबको पता है। व्हाट इज प्लाज्मा, व्हाट इज BEC, ये क्या है? बोर आइंस्टीन कंडेंसेट, प्लाज्मा, इनके बारे में कैसे जाने, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, अगर कोई नहीं करके आएगा तो फिर उसको हम ये आगे पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सॉलिड क्या है? सॉलिड इज फिक्स्ड इन शेप। सॉलिड कैसा होता है? फिक्स होता है शेप में, फिक्स होता है वॉल्यूम में और इंटरपार्टिकुलर स्पेसिस, ठीक है। इंटरपार्टिकल स्पेसिस क्या है इनके? स्ट्रॉन्ग है, सॉरी फोर्सेस इनके स्ट्रॉन्ग है, इनके स्पेसिस बहुत लेस होते हैं, दैट्स व्हाई इनके फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। लिक्विड में क्या होता है? इसमें अपन एक और डाल ले रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, है ना। स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इसमें कैसे हैं? वेरी लो, ठीक। लिक्विड में कैसा है? शेप नहीं होता लिक्विड का, वॉल्यूम
फिक्स होती है, और इंटर पार्टिकल फोर्सेस कैसे होते हैं, मॉडरेट होते हैं। सिमिलरली इंटरमोलिकुलर स्पेसेस भी कैसे हैं, यहाँ पर मॉडरेट हैं। ये सारी जूनियर क्लासेस की चीजें हैं, इस वजह से इनको मैं बहुत डीप में नहीं जा रही हूँ। बट अगर किसी को लगता है कि उन्हें ये चीज समझ में नहीं आया है तो पिन मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि मैम ये चीज समझ में नहीं है, आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंक्लूड कर लीजिएगा, तो इसको और डिटेल में समझा देंगे। शेप ऑफ गैसेस, देयर इज नो शेप ऑफ गैस, देयर इज नो वॉल्यूम ऑफ गैस, और इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, इस वजह से इनके बीच में जो स्पेसेस होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं, हाई स्पेसेस, ठीक है, वेरी लार्ज, हाई नहीं बोलेंगे, लार्ज बोलेंगे, है ना, लार्ज स्पेसेस होती हैं इनके बीच में, लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस होती है इनके बीच में, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ प्लाज्मा की और फिर बीईसी की बात कर ही लेते हैं। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें जो अपन बोलते हैं कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में है, बट एज सोन एज, मतलब वो सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी वहां शो करता है, ठीक है, यानी लिक्विड एंड सॉलिड की प्रॉपर्टीज उसके अंदर साथ में है। दैट मीन्स वो लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी एग्जिबिट कर रहा है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी एग्जिबिट कर रहा है। वहीं बीईसी, बोर आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, ये आपका फोर्स लगाने पर सॉलिड हो जाता है, बाकी टाइम ये लिक्विड रहता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप इसको मूव अपार्ट करोगे तो ये लिक्विड हो जाएगा, बट अदरवाइज ये सॉलिड रहेगा। प्लाज्मा हम ले सकते हैं कि ये आपका सॉलिड और लिक्विड के बीच का है, ठीक है। अब मैटर, मैटर क्या है, प्योर सब्सटेंस। अब हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ लिया। अब इसी के बाद हम स्टार्ट करते हैं कि मैटर के प्रकार क्या है। मैटर के स्टेट्स के बेसिस पर तो 3 प्रकार थे, मेजर 5 हैं वैसे, ठीक है। अब बाकी क्या है, 2 तरीके के होते हैं मैटर, एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, एक होते हैं मिक्सचर्स, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस से हम समझते हैं कि कोई भी चीज जो अपने आप में प्योर हो, ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है ना। क्या होता है इसमें प्योर सब्सटेंसेस में, किसी को याद है, जो ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एलिमेंट ही अकेले होंगे, कोई भी चीज जो सिर्फ एक काइंड के पार्टिकल से बनी हो वो होगा प्योर, और जो 2 और मोर पार्टिकल से बनती है उन्हें हम कहते हैं मिक्सचर्स, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस हो सकते हैं एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स, क्योंकि ये एक ही काइंड के पार्टिकल से मिले। जैसे एलिमेंट में हम ले सकते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हम ले सकते हैं क्लोरीन गैस, हम ले सकते हैं आयरन, हम ले सकते हैं सिल्वर, ठीक है। कंपाउंड क्या होंगे, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का मिलना, दैट इज नोन एज कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, NaCl, ये सारी चीजें क्या है, कंपाउंड में है, फिर भी ये प्योर आएंगी। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं होमोजीनस एज वेल एज हेट्रोजीनस, ठीक है। मिक्सचर्स कैसे होंगे, होमोजीनस भी होंगे और हेट्रोजीनस भी होंगे। होमोजीनस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनके पास ऐसे मिक्सचर्स जहां पे कहें हम पार्टिकल्स आर इवनली स्प्रेड, ठीक है, particles are evenly spread, ठीक। और वही हेट्रोजीनस कैसे होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जहां पर पार्टिकल्स आर नॉट इवनली स्प्रेड, ठीक है, नॉट इवनली स्प्रेड। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे होमोजीनस में, जैसे कि कोई एग्जाम्पल दीजिए आप, सॉल्ट सॉल्यूशन जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं, है ना, और शुगर सॉल्यूशन। वैसे ही यहाँ पे हेट्रोजीनस में हम ले लेंगे सॉल्ट एंड शुगर, या फिर सैंड एंड वाटर, ठीक है। ये हमारे किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। तो मैटर इज ऑफ 2 काइंड, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स।
प्योर सब्सटेंसेस में टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो कि सेम एटम से बनते हैं, कंपाउंड्स जो डिफरेंट एटम से बनते हैं। मिक्सचर्स जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिलाने से बनता है अनइवन नंबर में, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी तो मिलाया गया है कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में, करेक्ट, बट इनका रेशियो सेम है। ये अब हम आगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना, तब आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और हेट्रोजीनस और होमोजीनस में हम अंतर समझ ही गए कि पार्टिकल्स जब इवनली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट तो वो होते हैं हमारे होमोजीनस, और जब इवनली स्प्रेड नहीं होते हैं तो वो होते हैं हेट्रोजीनस, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं कि एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। एटम्स जो अपने आप में आइडेंटिकल होते हैं, जो एक एलिमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एटम्स। एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, whereas molecules are made up of two और मोर एटम, दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, इसी को हम बोलते हैं एटम। आई थिंक कि आपको एटम और मॉलिक्यूल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार अगर किसी को नहीं बनता है तो यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू देयर, ठीक है। अब यूनिट सिस्टम क्या होता है। अब जब कभी भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे हमने मैटर के बारे में पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, हमें इन सारी चीजों को मेजर करने के लिए एक यूनिट सिस्टम चाहिए था, है ना, कि हम एटम्स को पढ़ेंगे या कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, उनको हम नाप तोल के कोई भी रिएक्शन करेंगे, तो उन सारी चीजों को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट सिस्टम चाहिए। यूनिट सिस्टम तीन तरीके के होते हैं, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, ठीक है। ये होते हैं आपके डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम। एक होता है एक दूसरा सिस्टम, ये आपने सबने पढ़ा है, एसआई यूनिट सिस्टम, करेक्ट, एसआई यूनिट सिस्टम। एफपीएस यानी फुट, पाउंड एंड सेकेंड, जब लेंथ फुट में नापी जाए, मास पाउंड में नापा जाए, टाइम सेकेंड में नापा जाए, उसको हम बोलते हैं एफपीएस। जब कभी भी लेंथ सेंटीमीटर में नापी जाए, मास ग्राम में नापा जाए, टाइम सेकेंड में नापा जाए, उसको हम बोलते हैं CGS। And whenever the length is in meter, mass is in kilogram and time is in second, then it is known as MKS। और वहीं SI यूनिट सिस्टम क्या होता है, ये स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम है जो कि समय के साथ बनाया गया है, ठीक है। यानी कि ये स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम है जो कि हमारे वी कैन से ऑल द टाइम यूज होता है वर्ल्ड वाइड। इसे किसी भी तरीके से हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम एसआई यूनिट सिस्टम की बात करते हैं, अच्छा एक चीज हमारी रह गई यहाँ पर, यूनिट सिस्टम, यूनिट्स जो होती हैं अपने आप में वो दो तरीके की होती हैं, ठीक है। यूनिट्स जो होती हैं, इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि यूनिट्स बेसिकली दे आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। यूनिट्स कैसे दो तरीके की होती हैं समझते हैं जरा। यूनिट्स होती हैं दो तरीके की। सबसे पहली टाइप ऑफ यूनिट होती है फंडामेंटल यूनिट, और एक होती है डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट्स होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं किसी और यूनिट के, इन्हें किसी और यूनिट की जरूरत ही नहीं होती है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इन्हें किसी भी यूनिट की जरूरत नहीं है, ये दूसरी यूनिट्स को बनाती हैं, इन्हें कोई यूनिट नहीं बना सकती। डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट्स होती हैं जिसे कोई यूनिट मिलकर बनाए, ठीक है, यानी कि हम किसी और यूनिट से उन यूनिट्स को निकालें। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स, ठीक। हमारी फंडामेंटल यूनिट 7 होती हैं, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है टाइम की यूनिट, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। दूसरी यूनिट है लेंथ की यूनिट, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तीसरी है मास की यूनिट, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। फिर है करंट, करंट की होती है एम्पियर। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर की होती है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला। ये सारी यूनिट्स हमें
ये हमारी सारी यूनिट्स कहलाती हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और ये हमें यूज होती हैं डिराइव करने में दूसरी यूनिट्स को, ठीक है। अब हमें कैसे पता चला कि ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं? जैसे टाइम है, तो टाइम हमें कैसे पता चला कि इसे सेकंड में नापना चाहिए? सेकंड हम कैसे माने कि इतना ही ड्यूरेशन सेकंड होगा, है ना? हम बोल सकते हैं कि 2 सेकंड वाला टाइम क्यों 1 सेकंड नहीं है? तो हमने ये सारी चीजों को मेजर किया हुआ है। सबसे पहली हमारी टाइम है सेकेंड्स का। अब आप इस बात को अच्छे से समझना, थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। जो सीजियम एटम है 133 एटम, जब ये इतनी वाइब्रेशन कर लेता है, ठीक है, दैट मीन्स 90 ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़ एंड 100 करोड़, 100 करोड़ है ना, 919 करोड़, 26,31,770 पीरियड, यानी इतनी बार वाइब्रेट कर लेता है बैक एंड फोर्थ, ठीक है। तब उतना टाइम पीरियड, यानी इस वाइब्रेशन को कवर करने में जो टाइम पीरियड लगता है वो कहलाता है 1 सेकेंड। समझे? सिमिलरली लेंथ के साथ में है। व्हाट इज लेंथ? लेंथ जब कभी भी लाइट ट्रैवल करती है वैक्यूम में, ठीक है, और वो 1 सेकेंड के इतने पार्ट में, यानी 1 अपॉन दैट इज 299,79,000 नहीं 29 करोड़ 97,92,458 सेकेंड्स, 1 अपॉन इतने सेकेंड्स, यानी 1 सेकेंड का इतना पार्ट। समझ रहे हो आप? 1 सेकेंड का इतना पार्ट जो है, जब कभी भी लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है इतने टाइम पीरियड में, उस लेंथ को हम बोलते हैं 1 मीटर। नहीं समझे? जरा अच्छे से समझिए कि मान लीजिए 1 सेकेंड का इतना पार्ट है, वी विल सी, अच्छा अपन ऐसे समझ लेते हैं कि 30 लाख, ठीक है, 1 सेकेंड का 30th लाख पार्ट, यानी 1 सेकेंड का कितना छोटा पार्ट हो गया। उतने टाइम पीरियड में वैक्यूम में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको हम बोलते हैं 1 लेंथ। समझ गए आप? सो दैट इज नोन एज लेंथ ऑफ 1 मीटर। मास किलोग्राम, किलोग्राम के लिए जो प्लैटिनम का एक बोल सकते हैं मास, ठीक है, बनाकर इसका फोटोटाइप बनाकर हमने इंटरनेशनल फोटोटाइप ऑफ किलोग्राम रखा हुआ है पेरिस में, ठीक है, पेरिस में इसका एक फोटोटाइप बनाकर, यानी हमने एक स्टैंडर्डाइज कर दिया कि इतने मास को हम किलोग्राम बोलेंगे, और इसका फोटोटाइप प्लैटिनम का बनाकर हमने कहा रखा हुआ है, पेरिस में रखा हुआ है म्यूजियम में, सो दैट ये मास हमारा स्टैंडर्डाइज हो जाए। सिमिलरली ऑफ एम्पियर, हम 2 कंडक्टर्स लेते हैं, ठीक है, 1 मीटर अपार्ट रखेंगे उनको, और उनमें से ये इनफाइनाइट कंडक्टर्स है, यानी बहुत लंबे लंबे कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, और ये एक दूसरे से 1 मीटर अपार्ट रखे हैं, ठीक है, 1 मीटर अपार्ट रखे हैं, और ये दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपस में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना लगा लेंगे, दैट इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन लगा लेंगे, उस समय जो वैल्यू करंट की बह रही होगी वो 1 एम्पियर होती है। समझे? What is Kelvin? Kelvin is अपन बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? यहाँ पे सबको अब बत्ती जली होगी कि मैम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर तीनों स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, तीनों ही क्या करें? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों ही स्टेट्स हमारी रह सकते हैं, यानी तीनों ही स्टेट सरवाइव कर सकते हैं जिस पॉइंट पर, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये कहलाता है 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसको हम कहते हैं 1 केल्विन, ठीक। व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल इज 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 एलिमेंट का 1/12 पोर्शन जो होता है उसको हम कहते हैं 1 मोल, ठीक है, यानी कार्बन 12 के एटम को हम अगर 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक ये है सर्किल, हमारा एटम है, इसको अगर मैं 12 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करूँ, 8 और ये 9 10 और ये 12, इक्वल तो नहीं है बट स्टिल, तो ये जो एक पोर्शन बन रहा है, ठीक है, देखना आप जरा, ये जो एक पोर्शन बन रहा है इस पोर्शन को हम कहते हैं,
ठीक है, ये पोर्शन मेरा क्या कहलाएगा, 1/12 ऑफ कार्बन 12, इसको हम कहते हैं 1 मोल। ठीक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक ऐसी यूनिट है जो कि हमारी लाइटनिंग इंटेंसिटी को कैलकुलेट करती है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब होती है किसकी, रेडिएशन, है ना, ये हमारी मोनोक्रोमेटिक जो रेडिएशन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी है। जब इतनी फ्रीक्वेंसी होती है एक डायरेक्शन में, और वहां पर क्या होगा, 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन का क्या होगा, इंटेंसिटी होगी, रेडिएंट इंटेंसिटी होगी, तब वो कहलाती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आपके सिलेबस में ज्यादा यूज नहीं है, इस वजह से इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड दिस पोर्शन ऑल्सो, ठीक है, इसको अपन एक बार देख लेते हैं। ये जो पोर्शन भी है आपका, ये भी आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोलो कि मैम अब इतनी सारी यूनिट होगी, अब कैसे याद होगा, भैया इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। ये आपको सिर्फ एक नॉलेज वाइज दिया हुआ है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन जाता है, सिर्फ एक आध। जो टॉपर बच्चे रहते हैं जिन्हें अच्छा स्कोर करना होता है वो इसको बहुत अच्छे से देख के जाते हैं, बट बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे मल्टीपल प्रीफिक्सेस पे, क्योंकि अब हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हम कैलकुलेशंस करेंगे। जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें कुछ प्रीफिक्सेस, कुछ सिंबल्स याद होने चाहिए, ताकि हम हमारी कैलकुलेशंस में उन्हें यूनिट में यूज कर सकें। जैसे हमें पता है कि 10⁻, जो हमारा सिंपल होता है वो हमारा क्या होगा, 10⁻0 यानी 1। ठीक है, 10⁻0 क्या होता है, 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर, लीटर और ग्राम। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी यूनिट हो सकती है। अगर इसके ऊपर जाते हैं तो देखो, हमें ये पढ़ी थी ना टेबल कि डेका होगा, डेसी होगा, सेंटी होगा, मिली होगा। जैसे मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। अब जैसे हम किलो से नीचे जाएंगे तो किलो से नीचे हो जाएगा मेगा, फिर होगा जीगा, फिर होगा टेरा, फिर होगा पेटा, फिर होगा एक्सा, फिर होगा जेटा, फिर होगा यूटा। यानी ये 3 के बेसिस पे बढ़ रहा है। 6 पर होगा मेगा, 10⁹ पर होगा जीगा, फिर होगा 12 पर टेरा, फिर होगा 15 पर पेटा, फिर होगा 18 पर एक्सा, फिर होगा 21 पर जेटा और 24 पर यूटा। 3 हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली मिली के ऊपर जाओगे तो हो जाएगा माइक्रो, 10⁻⁻6, 10⁻³ मिलीमीटर है। ठीक है, मिलीमीटर से समझ लेते हैं, मीटर अपन रख लेते हैं यहाँ पे, मिलीमीटर है। 10⁻6 माइक्रो हो जाता है, 10⁻9 नैनो हो जाता है, 10⁻12 पीको हो जाता है, 10⁻15 फेम्टो हो जाता है, 10⁻18 एटो हो जाता है, 10⁻21 जेप्टो और 10⁻24 योक्टो। पीको से लेकर टेरा तक आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ठीक, इतनी बात अगर सबको समझ में आई हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज फिर हम आज की क्लास को यहीं रोक देंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। और आई थिंक कि आज के लिए इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है, क्योंकि आगे की क्लास थोड़ी सी अब कॉन्सेप्चुअल होने वाली है। सम फार्मूलाज आने वाले हैं, हम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज करेंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जो हमारे डायग्राम बने हुए हैं कि मैम ये आपने जो बनाया है ये क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ ग्लास वेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर पूरा आपको कुछ आइडिया दे रहा है कि केमिस्ट्री क्या है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू बेटा।